7 पर्चे थे, दहशतगर्दी। 7-8 दहशतगर्दी के, और मैं जेल रहा हूँ, 26 दिन जेल रहा हूँ। मेरे घर पेट्रोल बम से हमला वो हुआ, अटैक हुआ। फायरिंग हुई, निगरान सेटअप चैलेंज किया, MPO मैंने चैलेंज किया, वहाँ जाके मैंने फिर नारा लगाया, माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मुझे किसी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा मैंने माँ का दूध नहीं पिया अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। मेरी आंखों में आंसू देखकर साइमा कहती है, मेरी मिसेज अजहर, ये हैं वो लोग जिन्होंने तेरी माँ को जलील किया, ये इन्होंने यहाँ तक आने नहीं दिया, शक्लें पहचान लो इनकी। पैगाम मेरे लिए यही था कि पाकिस्तान नहीं आना। अब ये मत पूछिएगा कि इनसे, ये मैं किसी वक्त बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुनो कास्ट इलेक्शन स्पेशल और मैं हूं मोहम्मद आजम। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर लगता ही है कि अब भी बादल छाए हैं और ये 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि धूप निकलेगी या बारिश होगी। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, एडवोकेट अजहर सिद्दीक मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या है, तहरीक इंसाफ इलेक्शन में कैसे जाएगी, खुद इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, और कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के राज भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अजहर साहब, वेलकम टू सुनो कास्ट, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। कोई इलेक्शन का इरादा है, कोई जाती जिंदगी छेड़नी है, लग कोई खतरनाक इरादे लग रहे हैं आपके वैसे। देखें, खतरनाक माहौल है, वैसे क्या करें। अच्छा, इसका माहौल मतलब आपने ऐसा बना दिया है। इसका मतलब है यानी सियासत, रियासत, अदालत, सब कुछ पर कोई अच्छा, जरूरी इसलिए है ताकि जो देखने वाले उन्हें पता हो कि वो अजहर सिद्दीक एडवोकेट को तो जानते हैं, लेकिन अगर अब वो नेशनल असेंबली में जा रहे हैं तो किसको वोट देने जा रहे हैं, वो शख्स कौन है। तो हम बहुत सी चीजें जानते हैं लेकिन लोग फिर भूल जाते हैं। ये एटलीस्ट ये है कि आपकी जाती जिंदगी तो है, बाकी खुली किताब है, पब्लिक इंटरेस्ट जितना मैं करता हूँ वो सारा कुछ है। अगर मैं सियासतदान बन गया हालात के मुताबिक तो मैं कैसा रहूंगा, यही कहना चाह रहे हैं। असल सवाल ये है। तो कोई वो क्या जबर का मौसम कब बदलेगा, जब बदलेगा तब बदलेगा, और फिर हम बदलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि मैं कुछ चीज़ें देख रहा था, तो ज़रा एक दफ़ा आप आंखें बंद करें और जो जिंदगी का पहला मंजर याद आता है कि अजहर सिद्दीक कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। वाह वाह यार, तुम वैसे आंखें मैंने सच्ची बंद कर ली। मैं सच बताऊँ आपको, आंखें बंद करके मैं वो जिंदगी के उन रास्तों में चला गया कि खलंडरा सा बच्चा, यानी एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल दुनिया से दूर हटके रहता था। लड़की औरतें नजर आ जाएं, छुप जाना उसने और माशरे में अपने आप को इतना रिजर्व रखना। और आज की अजहर को देखता हूँ कि यार वाकई वो अजहर है कि जो बिल्कुल दुनिया से दूर भागना चाहता था, लेकिन हालात और वाक़यात अजहर को वहाँ ले आए कि जाकर यहाँ यानी अपना औरतें, मर्द, मुआशरा, अदालत, सियासत हर जगह ला के खड़ा कर दिया। तो फ़र्क तो है ना। तो ये जो बच्चा था, ये लाहौर में कहीं खेल कूद रहा है, ये लाहौर से बाहर थे, पैदाइश कहाँ हुई, घर का सेटअप कैसा था? अच्छा, बेसिकली ये लाहौरी बच्चा है, पंजाबी जाने हैं, बहुत पक्के लाहौरी यार, अंदरून यानी की कह दवा अंदरून मेरे नाल जुड़ गया, मेरा ब्याह उत्थे हो गया ना जी, अंदरून शहर इंज कह दियो ना। बेसिकली कट्टर लाहौरी। और लाहौरी भी उस एरिए में शालामार बाग देखे, एक तो अंदरून, एक तो आपका फसीलों में, दरवाजों में है, वो 12 दरवाजों के अंदर है, 12 दरवाजों में। तो एक लाहौर से हट के बादशाह जो शालीमार बाग का जो एरिया है ना, उसके साथ का एरिया, मेरा बचपन वहीं गुजरा है। और शालीमार बाग में साथ क्रिकेट खेलना, बाग की सैरें, और मेले ठेले बड़े थे यार वहाँ। बेला चरागा बहुत मशहूर मेला, बहुत मशहूर, मौत का कुआं, फिर मोटरसाइकिल का भी सवार। अच्छा, चोटें लगा ली यार। एक तो हमने कहा आप भी मौत का कुएं मोटरसाइकिल चलाते हैं। वो प्रैक्टिकल चला रहे थे मौत के कुएं में, और अभी भी चला रहे हैं। मैंने कहा हम भी तो यार बड़ी हिम्मत की बात है। लेकिन वो असल में ना चीजें जो सीखी है ना, इन चीजों ने दिल और गुर्दा पैदा किया। ये जो है ना, ये मेले ठेले लोग समझते ऐसे ना 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 ना, ये क्या सिखाते थे। हमने तो अपनी रवायात खत्म कर दी, हमारे बच्चों को घर बैठा के वीडियो गेमों में डाल, और ये थी तरबियत। अच्छा, सच बताऊं मैं आपको, मेले ठेले, ये थी। देखिए वो एक अलग बात है। आप प्रैक्टिकली यानी हमने 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चलना, और फिर बड़ी जबरदस्त बात है हमारा वो यानी हम तो ईद भी है ना, ईद कुर्बान पे
हमने जब बकरे बकरे लाने, परचेज करना खुद, फिर हमने उसको अपना एक रात पहले माधोलाल सैन के दरबार पे ले जाना। अच्छा। हमने बड़ा सजाना उसको यार, हमने अपने हाथों से तैयार करना उसको, यानी उससे लाड इतना करना और फिर कुर्बान करना, तो असल चीज असल जो बात, फिर अगले दिन जब वो देख रहे होते तो आंखों में आंसू होते थे यार। अब तो एक फैशन है यार, आए अब मैं भी उनमें शामिल हूँ कि रात ले आए, अब वो जिंदगी तेज ही इतनी उजगट वक्त ही नहीं है। ये ज्यादती हुई है, मैं बताऊँ आपको। अच्छा। ये बहुत ज्यादती है। जिंदगी की रमक जो है ना वो इन्हीं में है। जिंदगी की जिद्दत, मोहब्बत, प्यार, यानी आज वो जो जिंदगी थी ना, वो एक हल्का में थी, हल्के आबाब में। दादा, चाचा, चाची, मामा, ताया, आस पास पूरा मोहल्ला, और वो सारा कहाँ गए वो मोहल्ले हैं आज भी। हम शायद आगे निकल गए, दूर होके निकल गए, हम शायद दूर हो गए। मैंने कहीं देखा, आपने बताया कि जो पहली साइकिल खरीदी वो पैसे नानी अम्मा ने दिए थे। तो ये मैं सही फैक्ट निकाल के यार कमाल है। वैसे मैं बताऊंगा कि मेरी जिंदगी के बारे में हुआ, देखो ना, मुझे है कि वाले साहब ने बड़ी मेहनत की। क्या करते थे? हम 7 बहन भाई है। वाले साहब पढ़ने के बाद सब आपकी आंखें, वाले साहब देखे ना, वो तो यार नमा आ गई, नमी आ गई। देखो यार, इंसान कैसे भूल जाए, मुझे ये बताएं आप, छोटा सी बात, कि इंसान वो वक्त कैसे भूल जाए कि एक बाप, और हमारे अपने आबाओ अजदाद में पढ़ाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं थी। अपने आपने कारोबार में रहना है, आपने ये काम करने हैं। मेरा वालिद जरा बागी निकला। अच्छा। उसने कहा नहीं, और बच्चों को पढ़ाना है। और माशाल्लाह 7 बहन भाई यार जितने बड़े कमरे बड़े से थोड़ा सा बड़ा ही, यहाँ बैठे हैं ना आप, यहाँ जी थोड़ा सा बड़ा कर लें, एक इतना कमरा था। अच्छा। अब 7 बहन भाई उसी में, और बाथरूम भी वही होता था यार। हाँ, मैं कैसे अपना बचपन भूल जाऊँ यार। फिर मैं अपने वालिदैन की वो मेहनत कैसे भूल जाऊँ, कि जिनकी बदौलत आज अजहर सिद्दीक यहाँ अजहर सिद्दीक है। यानी और ये जो 8-9 महीने में बाहर गुजार के आऊँ, मेरे वालिद का कौन सा ऐसा दिन है जो हाथ नहीं उठते थे मेरे लिए, ये सच बताऊँ आपको। तो वो अब 7 बहन भाई को पालना है। वाले साहब मुलाजमत करते हैं पाकिस्तान टेलीविजन से। ये जो चीज़ें मुझ में देख रहे हो ना, थोड़ा सा देख रहे हो, वो मैंने बचपन में वहाँ से आया है। वो मैंने तालीम बालगा, बड़ा मशहूर प्रोग्राम था यार। जी। तो तालीम मैंने एक्टिंग की हुई है यार उसमें। अच्छा। मैंने एक्टिंग की हुई है, और मैं सिख बना हुआ। फिर वो तालीम बालगा में मैं बड़ा पार्टिसिपेशन मेरी बड़ी रही। फिर तारक अजीज शो में बड़ा आना जाना, और मैं कई ड्रामों में बैठ के ना, यानी वो मकसद ये नहीं था, पर वाले साहब ने उनकी तरफ नहीं लगाया। पढ़ाई पूरी टोटल अब 7 बहन भाइयों को खर्चा उठाना है। आप सबसे बड़े थे? मैं दूसरे नंबर में, मेरे सबसे बड़ी बहन है। अच्छा। तो पैसे नहीं होते थे यार। तो मेरी नानी जो है ना, वो बचा थी, मामू कोई नहीं था। तो नाना मेरे जरा कंजूस थे थोड़े से। अच्छा। पर नानी के हाथ मेरी तरह हाथ जैसे आज मेरे हाथ खुले हैं ना, उन्होंने मेरे लिए पैसे जोड़ के रखने। तो पैसे जोड़ के रख के मैंने निकलना एक दिन, तो यानी शालीमार बाग से लेकर ना हम आगे जाना, उधर मैंने गैरिजन बॉयज़ की तरफ। तो गैरिजन बॉयज़ साइकिल पे जाना, तो उस साइकिल पे मैंने नानी की तरफ ले जाना। अच्छा। वहाँ उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हुए, नाना बैठा हुआ है चुप थे ऐसे। नाना को पता था क्या कर रही है, और वो पैसे पकड़ा देने। तो फिर शौक़ पैदा हुआ साइकिल का। बाप को कहा, बाप कहता पैसे नहीं है। तो मैंने अपनी नानी से ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मसला कोई पुत्र, वही कड़ी गल है किया, साइकिल तेरी है। और आज भी याद है वो लंबी, वो हैंडल वाली साइकिल। अच्छा। हो क्या बात, यानी बड़े शौक से मुझे वो साइकिल लेके दी। मुझे छोटा रेडियो ट्रांसमीटर का बड़ा एक चाम होता था उस वक्त। तो वो मुझे वो रेडियो लेके दिया, और वो साइकिल फिर मेरी जिंदगी के साथ बड़ी यादें वाबस्ता रही। उस साइकिल पे फिर आवारागर्दी भी की? यस ऑफ कोर्स, बड़ी आवारागर्दी की, सच बात है। वो क्या होता था, लेकिन यार वो बातें और थी। सच बताऊँ आपको, मुझे याद है आज भी, मैं गालिबन 4th जमात का बच्चा था। हाँ यस। तो रोज़े रखना शुरू करा दी माँ ने। अच्छा। 4th जमात का बच्चा रोज़े, यार कमाल है। बड़ा चलाक आदमी था, बड़ा, मैं बताऊँ बड़ा मज़ा आया। एक दिन ना मैंने माँ ने कहा रोज़ा रखो। मैं क्या, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो कोई नहीं पुत्र, कोई गल ना, रख रोज़ा, चल यार। तो सुबह नाश्ता पुत्र, अज तो हम सुबह नाश्ता नहीं होना, तू सैरी वाला नाश्ता कर ली, तो फिर देखांगे। सैरी वाला नाश्ता कर लिया, 8 बजे करीब भूख लगी। पुत्र वो नाश्ता तो सुबह ही होता बच्चिया, हूँ इस वे कौन वैसे असी तवा तुवा नहीं जलाईदा। यानी हमारे उन दौर में ऐसे होता था कि तवा गर्म नहीं किया जाता था,
सिर्फ सहरी पे और फिर अफ्तारी पे, इन बिटवीन सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, लोग समझते हैं रिजिडिटी नहीं है, ये एक तालीम और तरबियत थी, ये एहतराम था रमजान का। देखिए ना। अच्छा, तो दोपहर में मैंने कहा माँ मुझे भूख लगी है। अच्छा पुत्र है, फट पैसे, मुझे पैसे पकड़ा है, जाके बाहरों खाया। मैं बड़ा खुश बैठ गया, क्या बात है। मैं बाहर निकला, ज़ियाउल्लाह का दौर है, सब कुछ बंद गया लगा है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई इधर ढूंढ रहा हूँ, उधर ढूंढ रहा हूँ, पागलों की तरह टकरे मारी मैंने। अल्टीमेटली की परचून की दुकान से बिस्किट लिए, कल लगा थे ना खाई हुए, कार लाया, अब बिस्किट लेके खाए। मैं फिर अब टाइम हो गया सहरी का, अफ्तारी मैं भी बैठ गया। माँ कह रही तू क्यों बैठ गया थी, तू तो रोजा नहीं रखिया। मैं क्या माँ, ना पुत्र ना तू राती जरा खाने का टाइम ना उस वेले। मैं फिर मुंह देखता रह गया, ये क्या चक्कर है भाई। और रात को जब वो सहरी के बाद, अब तो हम सहरी और खाना इकट्ठा हो जाता है, उस वक्त खाना अलग होता था, तो खाना खाया तो फिर तौबा कर ली। वो असल में वो तरबियत हो रही थी, सिखाया जा रहा था कि बेटा रोजा रखना है। और वो ऐसा लाइफ के साथ रहा कि आज भी ना, यानी मैं फर्ज करें मैं नहीं उठ सका तो 8 पैर रोजा रख लेना, ये नहीं सोच वो बात ऐसी होगी। ये जो तो ये अभी आपने ज़ियाउल हक के दौर का जिक्र किया, यानी उस टाइम पे आप बड़े हो रहे थे, फिर जवान हो रहे थे, तो वो टाइम कैसा था यार? वो देखो, वो मैं फिर बताऊँ, वो भी दौर है कि इनकलाबी दौर था। मुझे याद है बचपन में जब ये ज़ियाउल हक का दौर था, तो भट्टो साहब की ये मुहिम जो ही शुरू हुई, ये सारा मामले में, जब ज़ियाउल हक में इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद मिला, मेरे वालिद साहब सिविल डिफेंस में थे, तो पुलिस पकड़ने आती थी, वो दीवारें फलांग के मैं लोगों को बचा रहा होता। यानी उस वक्त से यानी वो तरबियत में ये शायद सीख लिया। सियासतदान बनने का इरादा नहीं था मेरा, ये मैं कहूँ कि नहीं। ये सोचा था कि मैं ये काला कोट और वकील और इस तरह चला जाऊंगा? ये आप कह सकते हो कि उस वक्त नहीं सोचा था। उस वक्त ज़हन में ये था कि यार कोई फौजी बनना है। अच्छा, वालिद ने तरबियत ऐसी की ना, फौजी बनना है। अब मेरे जहन में फौजी बनना था उस वक्त, कि फौजी बनना है, इसलिए मुझे गैरिजन बॉयज स्कूल में दाखिला दिलवाया, वहाँ से ट्रेनिंग हो गया, फौजी बनेगा मेरा पुत्र, फौजी बनेगा। माँ कहने से नहीं, जो है करेगा वही करेगा, फौजी बनने चक्कर नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे जहन में था फौजी बनेगा। और जब FSC वगैरह हो गया तो फौजी के लिए, अब मेरा उस वक्त फौजी बनने से दिल उचाट गया था। क्यों, क्या हुआ? वैसे जब मैं देखता था यार ये बड़ा मुश्किल काम है, और अगर शहादत भी देनी है तो शहादत देनी है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ा यानी उस वक्त को जहन में ना, ज़हनी तौर पर ये था कि यार ये वाला काम शायद तेरे लिए सूट नहीं हो नहीं पाएगा। नहीं, मैंने कर लिया। अच्छा, मैं ISSB में अपीयर हुआ, मैंने क्लियर कर लिया ISSB। ओके। इंटरव्यू के स्टेज के ऊपर आके मेरा दिल ही नहीं माना कि मैं इधर जाऊं। यानी उस वक्त एक जज्बा पैदा हो गया था कि मैं ना गरीबों की मदद कैसे करूं। अच्छा, यानी मैं मोहल्ले में सोशल वर्क काम करना शुरू कर दिया। तो वो जब वो देख रहा, अब मेरी वहाँ पर मेरी वालदा तरबियत कर रही थी। बूढ़ी वालदा के इतने वाक़े मैं सुनाने शुरू कर दिए। तो वैसे हर औलाद को माँ बाप बड़े प्यारे होते हैं, और वालदा से तो बड़ा करीबी रिश्ता होता है। आपके दफ्तर में भी तस्वीर लगी है, ये वालदा की तस्वीर है? वालदा की तस्वीर है। तो ये यहाँ लगाई है ताकि वो काम के दौरान भी देखते रहें। लेकिन ना देखिए ना, ये रोल मॉडल है आपके लिए। ये जो शख्सियात है ना, एक तो आप दीन इस्लाम, आका दो जहाँ हुजूर नबी करीम, जितना प्यार। और कमाल की बात बड़ी ज़बरदस्त बताऊँ आपको, इतनी कट्टर मुसलमान, इतनी कट्टर इखलाक की औरत, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, यानी स्कूल में नहीं गई, लेकिन तरबियत पढ़े लिखों से ज़्यादा। हमें अच्छाई बुराई की तमीज़ सिखाई, हमें रिज़्क़ का बताया कि रिज़्क़ रब ने देना है, इज़्ज़त और ज़िल्लत का कॉन्सेप्ट सिखाया हमें बताया कि हलाल रोज़ी। आज भी एक बात याद है बड़ी ज़बरदस्त, और ये बात मैं आम बंदे के लिए ज़रूर करता होता हूँ। मैट्रिक नया, हम उस घर से निकले, वाले साहब ने कमेटियाँ डाल के घर बनाया। वहाँ वो ज़रा हमारे उस इलाके के, पुराने इलाके करीब है। माँ कहती थी यहाँ नहीं रखना, यहाँ रखेंगे बच्चे मेरे पढ़ नहीं सकेंगे। अच्छा, उस इलाके से निकालना था, तो वो करीब था, तो माँ ने कहा यहाँ नहीं रखना, वो बेचा। फिर हम शालामार टाउन एक एरिया है बचपन में मेरा, बिल्कुल शालामार बाग के साथ, वो फिर अंगूरी बाग स्कीम में आ गया। तो वहाँ दिसंबर 1983, आज भी याद है मुझे। और
लौरिया से ना पतंगबाजी का बड़ा शौक सी यार, हो कटर हाथों में उंगलियां शुगलियां जख्मी सब करा कटी रहे, हुई ओए ओए ओए। अब ये तो बाद में आके मैंने पाबंदी लगा दी, लोग कहे यार तो इतना बड़ा पतंगबाज हो गया, पतंग पाबंदी लगा दी मैंने, लेकिन वो तारीखी बात है ना। तो वो नई नई ना उस वक्त 12 चेन होती थी, पहले 5 रीच नई डोर आई थी, बड़ी कमाल है। तो वो ख्वाहिश होती थी लेनी है, पैसे इतने इकट्ठे नहीं होते थे, वो 12 चेन के तो 2-3 पिन्ने ले लिए, तो वो 5 रीच एक ले लो तो फिर वो बड़ा गड़बड़ था। तो एक रात को ना हम वहाँ पर सुबह में वाले साहब पानी दे रही थी, तो मैं नीचे आया, तो कहने लगी पानी दो, मैं कहा जी मैं पढ़ना, हाँ पुत्र चल शाम जाके पढ़। मैं पढ़ना कहाँ था, छत पे गया, देखा नज़र बड़ी तेज़ थी, अब तो ऐनक लग गई है, 1.5 किलोमीटर दूर डोर ढूंढ लेते थे, डोर ढूंढ ली, नीचे आए, पता था एक्सेस पता था ना। देखिए होता क्या था, एक्सेस पता था, ये पतंग इधर आ रही है, हवा ये चल रही है, ये नज़रों से पैमाइश कर लेनी कि ये कहाँ तक आएगी। अच्छा, एग्जैक्ट वहाँ गया, डोर आई, पकड़ा, उतार लिया नीचे, और बड़ी ज़बरदस्त डोर थी 5 इंच, मैं बड़ा खुश। और यहाँ बच्चों की तालीम है इस अल्फाज में जो अगले मैं कहने लगा हूँ, वो मैं बड़ा खुश। तो माँ कहने लगी बड़ा खुश है पुत्र, मैं क्या माँ क्यों खुश है, मैं कह यार डोरा गुडिया मेरी आ, कह लगे तेरी कितों आ गई हो। अच्छा, मैं कह माँ की मतलब, वो लूटी आई है मेरे पास आई है, कोई माली बात तेरी नहीं है। मैं क्या क्यों मेरी नहीं, कहना तेरी हो जो खुद कमाए, वो तेरा है, वो हलाल है तुम तो। यस वो तेरी आ, तेरी नहीं, एहसान है रब दा तेरे उत्ते, तेरी नहीं कि तेरा प्यो तेन पैसे नहीं दिंदा। मैं क्या दिंदा, उथों लैके कमा, इहदे ते मान क्यों करना प्यो। ओके, दूसरा सबक आम आदमी के लिए, अच्छा तू ये बता दुनिया में करने क्या है, हाय हाय हाय। अच्छा, ये एक पतंग उतारने पे माँ सवाल कर रही है, कहाँ है वो माएँ, अब ये वाली माएँ नहीं मिल रही। कह लेंगी पुत्र ए दस तू दुनिया च करन किया है। मैं क्या माँ बचपन छोटा गुजारिया, छोटे स्कूले गए, याशी दे दिन सन बचपन दे, फिर छोटे स्कूले गए, बड़े स्कूले, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरी, बच्चे, पुत्र है ही वो इंसान अशरफुल मखलूकात है, 1,24,000 पैगंबर आ गए, नबी आखिरी ज़मान तशरीफ लाया, किसी नबी अंबिया ने नहीं आना, और तेनू क्यों पैदा किया होए। मैं क्या माँ वो ऐसे सब यही करते हैं। अजर तेनू रब ने किसी मकसद, नबी अंबिया नहीं आने, ओ पुत्र जा जाके लब, तेनू रब ने पैदा क्यों किया, अपना मकसद लब। मैं सोच में पड़ गया कि माँ ने क्या बात करती है। After 3 days, I went to my school. My teacher of Urdu and English was Saridris, if I remember. Abu Ben Adam, God love those who love their human being. ये मेरी तरबियत हो रही है, रब उससे प्यार करता है जिससे रब जो लोग रब के मखलूक से प्यार करता है। और वो बड़ा वाक़या बड़ा ज़बरदस्त है, आम आदमी के लिए, बच्चों हमारे को पता नहीं है। अबू नादम में वैसे कहा जाता है कि शायद नबी हैं या रब के नेक हस्ती है, मुझे लीस्ट आइडिया अबाउट इट। वो रात में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, खिड़की में रोशनी नमूदार होती है, फरिश्ता आता है, पूछते हैं वो कौन है। मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा बता कौन है वो, कौन है आप। फरिश्ता आता है, पूछते हैं कि ये क्या है, हाथ में किताब पकड़ी है, वो बताते हैं ये वो किताब है, ये वो किताब है जो रब से प्यार करते हैं। कहते मेरा नाम है इसमें, दूर तक देखा, कहते नज़दीक ही, कहते नज़र नहीं आ रहा, चले जाने लगता है, क्या चाहते हो, वो किताब जो रब की मखलूक से प्यार करते, मेरा उसमें नाम लिख लेना। फरिश्ता चला जाता है, अगले दिन फरिश्ता आता है, फिर किताब पकड़ी है, कौन सी किताब है, ये वो किताब है जिसे रब प्यार करता है। उन्होंने कहा मेरा कोई नाम, मेरा इसमें कोई नाम तो नहीं होगा। नहीं ठहरो, इस किताब में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम। यानी क्या बात है कि रब उससे प्यार करता है जो रब की मखलूक से प्यार। और आख्या दो जहां हुजूर उस लाइफ पूरी उठाकर देख ले, वो भाई वो तो पैदा ही कोई गुनाह नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये तसव्वुर भी करे तो मैं मुसलमान नहीं हूं। पर पूरी जिंदगी आपने जिंदगी किस लिए गुजारी, आम आदमी के लिए। तो अगला सवाल आपका सियासत की तरफ लेके जाना है। मैंने
पब्लिक इंटरेस्ट मेरा समझ लें 2005 तो ये तरबियत वजह बनी पहले तो वकील बनने की। यस और फिर जो आप प्रो बोनो केसेस लड़ते हैं वो ये वजह थी उसकी बुनियादी तौर पे। ये वो बुनियाद थी मेरी वालिदैन की तरबियत अगर बेहतर होना तो वह सिमत का तयन कर देती है, आपकी लाइफ का डायरेक्शन। और देखिए 2 बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं। वो मेरा इमरान खान से ताल्लुक़ क्यों, मैं इमरान खान को लीडर क्यों समझता हूँ कि जो मेरी माँ ने तरबियत की वही इमरान खान की वालदा साहबा ने तरबियत की। इन्नल्लाह यब्सुतु रिज़्क़, मेरा रब जिसे चाहे रिज़्क़ दे, जितना मर्जी दे। इन्नल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। और जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, और जो बाहर है वो कब्र में नहीं। तो ये 3 हौसले जो है ना, 3 जो पैरामीटर्स हैं लाइफ के, जो समझ गया उसे ज़िंदगी सारी समझ में आ गई। तो ये उसने इसने एक चीज़ मैंने इसमें और भी देखी कि आपकी रूहानी साइड बड़ी स्ट्रांग है। और उसमें मुझे ये भी पूछना, ये जो अंगूठियाँ पहन रखी हैं, ये खास वजह है? अच्छा, देखिए मेरी वालदा अनपढ़, मेरे वालिद जो है ना वो अहले हदीस। अच्छा, हाँ। और फिर भी आप नहीं पहनी हुई है? मैं बताने लगा, पर मेरी वालदा मेरी जिंदगी पर ज्यादा छाप मेरी वालदा की है। वो होना ये कि हमें कुरान मजीद पढ़ने के लिए हमने एक जगह जाना है, और मैं, कमाल की बात है, मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, मैं नात बड़ी खूबसूरत पढ़ता था। अच्छा। कई दफ़ा मेरा पहला इनाम आया था उसमें, 27वीं शब में हमने कुरान मजीद ख़त्म करना। अब कहाँ की वो बच्चे यार, कहाँ की बातें वो। और हमने बाकायदा 27वीं शब को वो अपना महफिल ख़त्म कुरान पाक ख़त्म होनी, तो हम लोगों ने वहाँ मुझे इनाम मिलने। तो लेकिन मेरे दादा जो थे ना, दादा रूहानियत से बड़ा ताल्लुक़ था दादा का, सही, मेरी वालदा का बड़ा ताल्लुक़ था। तो फिर हमें सिर्फ एक इजाज़त होती थी कि जुमे की नमाज़ तुम वहाँ पढ़ो, बाकी हमने सारी नमाज़ें इधर पढ़नी होती थी। तो जुमे की नमाज़ हम वहाँ पढ़ा कर रहा करते थे। फिर वो जुमे की नमाज के बाद सलाम पढ़ना, वो एक लगा हुआ है। और वैसे भी मेरी वालदा साहबा जो मुझे बताती हैं कि तुम्हारी पैदाइश जो है वो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपका जो यौम विलादत है उस रोज़ मेरी वालदा। तो ये वो निस्बत है, वो भाई मैं बता दूँ, ये लोग समझे ना समझे, निस्बत के बगैर कोई नहीं इंसान। रूहानियत आपकी ज़िंदगी और उसकी मिसाल ताज़ा तरीन अगर कोई शख्स है आपके सामने, उसका नाम इमरान खान है। लोग उसको किसी और नेगेटिव रंग में ले जाते हैं। देखिए यहाँ कई ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनका तरीका कार ही कुछ और है। वो आएगा, बैठेगा आराम से, मैं उनकी लाइफ में नहीं जाना चाहता। ये चीज़ हमने कुछ डिस्कस करनी है, साथ साथ भी आते हैं। बस मुझे कुछ चीज़ें और जाननी है कि अब हज़रत सिद्दीक़ साहब जब वकील भी बन गए, नाम शोहरत भी हो गई, तो फिर आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग होंगे जो शादी का पैगाम भी पहुंचाते होंगे। तो एज पर सुहेल बड़ाई साहब स्टाइल, तो शादी जो है वो पसंद की हुई, यानी अब तुम जाने लगे हो मोहब्बत की दास्तान उस तरफ। देखिए रूहानी मोहब्बत से ये ज़ाहरी मोहब्बत उतरती है। तो नहीं देखिए, अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए, जोड़े ऐसे नहीं बनाए हैं। औलाद का कहानी अपना सूरह कौसर, ना आता ही ना कल कौसर सल्लल्लाहु नबी का बनहरी निशान है, बेशक तुम्हारा दुश्मन बे औलाद रहे। जरा सोचें, यानी ये लफ्ज़ हैं। आका दो जहाँ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादियाँ की, हमारे पैगम्बर नबियों से एक आना जाना, और फिर जोड़ा, फिर रोमानवी कैफियत थी। मैट्रिक में बेहतरीन शायर थे हम, किसी वक्त शायर लिखा करते थे। और ये कहा जाए अब ये भाई मोहब्बतें 3 रही। अच्छा, 3 मोहब्बतें रही। और ये जो अभी शादी, ये मोहब्बत नहीं थी, ये मोहब्बत तो आपने फिर शादी से पहले बताया था कि मेरी इससे पहले 3 मोहब्बतें रह चुकी हैं। देखिए मेरी बीवी, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी और सेहत दे, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग, अटैचमेंट इस तरह है, यानी मैं ये बाहर से थी, कज़न थी, ख़ानदान से थी, बिल्कुल एक्चुअली हुआ ये, मैं शादी नहीं करना चाहता, मेरी वालदा से एक कमिटमेंट थी। अच्छा, अब ये भी बड़ी कमाल है। मेरी कमिटमेंट ये थी वालदा साहबा से कि मैं अलहदा नहीं रहूँगा, यानी वालिदैन से अलहदा नहीं, बिल्कुल ये तय था मेरा। ओके। और मैंने आपके साथ ही रहना है। और वालदा ने ये बात मेरी पूरी की। ये मैं बता दूँ आपको वो कैसे पूरी की। छोटा भाई इंजीनियर था, उसे शौक़ पैदा हुआ। अच्छा, ये भी बताता चलो, देखें वो मोहब्बत की पाकीज़ियाँ कुछ और थी।
अब तो हम मोहब्बत या हम तो अब किसी और तरफ ले जाते हैं ना चीज़ों को। मोहब्बत की पाकीज़गी कुछ और चीज़ है, और वो मोहब्बत सिर्फ इसलिए नहीं है। नहीं, तो आपकी तरफ से पूरी ना हो सकी या उनकी तरफ से ना हो नहीं सकी। नहीं, अच्छा, एक बुनियादी तौर पर आप कह सकते हैं कि हालात ऐसे होते हैं कि इंसान के बस में नहीं होता, और मेरा रब जो फैसला करता है बेतरस, रिश्ते आसमानों में बनाए जाते हैं। मैं इस बात का भी एतकाद करने वाला आदमी, मैं इसलिए नहीं। और बड़ी मज़ेदार बात है, ये कहीं सुन ना ले मेरा कोई जानने वाला बात, मेरी बहन की रुखसती हो रही थी, तो बहन से तो प्यार बहुत था मुझे, लेकिन मैं किसी के गम में रो रहा था। ओ हो समझिए हो कि नहीं? उस वक्त ना एक खबर ऐसी मिली, एक खबर ऐसी मिली ना, अच्छा, एक खबर ऐसी मिली उसी दिन ही। ये आखिरी मोहब्बत का किस्सा है, ये पहली का है। वो वहां पर फुल स्टॉप हो गया था, जब पे सिलसिला रुक गया। फिर फुल स्टॉप हो गया था। वो मैं माँ बहन की जुदाई में भी तो रो रहा था, लेकिन एक्चुअली अंदर दी गल पंजाबी जा कि मैं रोज ले सच यार, सच बोलना चाहिए। और ये मैंने अपनी फैमिली में नहीं कभी बात छुपाई, मैंने अपनी बीवी से नहीं छुपाई। इवन माय चिल्ड्रन नोज इट वेरी वेल। अच्छा, मैंने नहीं कभी छुपाया। और 6 बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरे 6 बच्चे हैं जी, और बड़ी तैयारी करके आए हैं तो मैं बेटा 1, 5 बेटियां। क्या बात है, इसका पूरी तैयारी के साथ यार का प्रोग्राम है। केस सिर्फ आप नहीं पढ़ते यार, I must appreciate हम यार, भी पढ़ते हैं। तो क्या कर रहे हैं वो? भी वकील हैं इसी फील्ड में या अपना काम कर रहे हैं? यार मेरी 2 बेटियों की शादी हो गई है माशाल्लाह। एक इधर है, दूसरी मैं अभी मैनचेस्टर, जब बाहर है तो जिलावतनी जो गुजार के आ रहा हूँ मैं, बेटी वहाँ थी मैनचेस्टर, जिलावतनी थी। लेकिन मैं इसको इसी और आज आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा ये बात मैं करने लगा हूँ। आपने ना मेरे साथ पहले भी एक दफ़ा बात की है 15 जनवरी वाली, वो आपने पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में कहा, मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं अगर साहब की क्या कहने, क्यों करो बाहर आना है इमरान खान ने, तो हमने उस पर भी डिस्कस करना है। लेकिन ये बताएं कि क्या हुआ जो 8 माह आपने गुजारे? देखिए, वो तो आपको पता है 13 अप्रैल को मेरे घर पेट्रोल बमों से हमला हुआ, फायरिंग हुई। हर एक इंसान का अपना एक नज़रिया है। अजहर सिद्दीक इस मुल्क के लिए जान देने के लिए कुर्बान, 2 चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, एक मुल्क पे और एक दीन पे। अगर मेरा लीडर इन 2 चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करेगा तो अजहर लीडर का साथ नहीं देगा। मैं खुल के बात कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में आज। अच्छा, तो 2 चीज़ों पे पहले अजहर सिद्दीक को कन्विंस करे, ये मैंने कहा, जिस किसी को भी कहा वो रहने दीजिएगा। अच्छा, ये कोई फ़ोन आया था? जो भी है, बल छोड़े नहीं, हम ये किसी और वक्त कर, इस वक्त आप कुछ और लहर में प्रोग्राम हो रहा है तो मैं वो लहरें नहीं छेड़ना चाहता। मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे समझ तो आ गया कि कौन लोग थे। मैंने नॉमिनेटेड पर्चा दिया था शहबाज शरीफ पे, राणा सनाउल्लाह पे और मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आज़म। वो अजहर को क्यों टारगेट करेंगे? ये और क्या था? इसका बैकग्राउंड वैसे वो है, पीएमएलएन से आपकी बड़ी खास मोहब्बत है, मैं ये कहूंगा। लेकिन जब तब नहीं किया तो अब अजहर सिद्दीक पे अटैक क्यों करेंगे? क्या है कि इमरान खान को गिरा के अगला सेटअप लाना है ना, तो ये बेनिफिशियरी हैं ये लोग सारे। तो इसलिए अजहर सिद्दीक को टारगेट किया गया। अजहर सिद्दीक बैठा नहीं, अजहर सिद्दीक भागा नहीं। ये भी बता दूं मैं आप लोगों को बात, ये लोगों की आज मैं क्लियर कर दूं इस बात को। मैंने यहाँ पर्चा दर्ज करने की दरख्वास्त दी, मैंने उसी वक्त पाकिस्तान छोड़ने से पहले, जाने से पहले मैं, चूँकि 28 अप्रैल को मेरी बेटी का वलीमा था मैनचेस्टर में, तो मैं 13 अप्रैल के बाद उसी दिन मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो चैलेंज मैंने किया वो मैंने पिटीशन बैठकर बनाई थी सारी। और सुबह जिस वक्त 1:30 बजे 2 बजे करीब अटैक हुआ, मैं 4 बजे 5 बजे मैं निकल गया सुप्रीम कोर्ट। आई वॉज इन सुप्रीम कोर्ट में था। तो पर्चे की दरख्वास्त दी, लिख के दिया पर्चा। उन्होंने बजाय मेरी दरख्वास्त पे देने पे वही इमरान खान के स्टाइल में SHO सरकार SHO ने पर्चा दे दिया और नामालूम लोग। अच्छा, उसकी आज फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी हुई है। यानी धमाका के मवाद भी बरामद है, पेट्रोल बम भी बरामद है, हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं जब यहाँ से फिर निकल के गया पाकिस्तान, मेरा वीज़ा लगा हुआ था 5 साल का UK का, और 22 अप्रैल या 23 अप्रैल को मैं, या 24 अप्रैल को गया हूँ मैं। 28 को वलीमा था, वलीमा अटेंड किया और 9 मई को वापसी थी। ठीक है, कमाल। अब मुझे नहीं पता भाई 9 मई का, आई हैड लीस्ट आइडिया अबाउट इट। 9 मई को वापस, 9 मई में ये सानिया हो गया। तो मैं 17 मई को आया। 17 मई को बाकी, और आपको पता है इमरान रियाज से मेरे छोटे भाइयों की तरह, यानी बच्चों की तरह भी आप मैं कहते तो गलत नहीं होगा। मेरे साथ जो जब मैंने वो ज्यादती देखी, मेरे से रहा नहीं गया। मैं बड़ी सख्त हेयरिंग्स की,
वो शायद मेरे आड़े आ गई। ठीक है। बड़ी, यानी मैंने निगरान सेटअप चैलेंज किया, MPO मैंने चैलेंज किया। या उस गुस्से में कर रहे जी थे? बिल्कुल, उस पीरियड में जब मैं 17 मई को वापस आ गया और मैं इमरान खान के घर पहले जब गया तो बियाबान उजड़ गया सारा कुछ। वरना एक दौर होता था कि बाहर से निकल के इमरान खान तक जाने में आधा घंटा लग जाता था मुझे। हमने वो देखा है। और मैं जब वहाँ गया तो वहाँ जाके मैंने फिर नारा लगाया, माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। और वो बड़े तकलीफ के दिन थे मेरे, लेकिन मैंने बहुत तेज़ी से काम किए उन दिनों जहाँ खामोशी थी। शायद ये भी अच्छा ना लगा मुझे। कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी थी 190 मिलियन पाउंड या इस हवाले से, फरज शहजादी का, जो कि मैं वकील हूँ। मैं दुबई 3 दिन के लिए गया हूँ बाद में। ये मैं अपनी मर्जी से पाकिस्तान आ गया हूँ मैं। पहले 17 को आ गए, अब यहाँ काम कर रहे हैं, केसेस में पेश हो रहे हैं। यस, अभी 3 दिन के लिए अपने केस के सिलसिले में दुबई गया हूँ मैं 3 दिन के लिए। फिर वो घर रात 12 बजे को 15 लोग मीटर चेक करने आ जाएं, बेटा नमाज पढ़ने जाए, वहाँ लोग आ जाए। क्या मैं कहूँ, मेरे गार्ड, मेरे एसोसिएट, बड़ी मुसीबत रही। फिर पैगाम मेरे लिए यही था कि पाकिस्तान नहीं आना। अब ये मत पूछिएगा कि इनसे, ये मैं किसी वक्त बताऊँगा मैं पाकिस्तान। लेकिन मैं इसको 2 तरह से देखता हूँ। एक तो जो मेरे साथ था सेल्फ एक्साइल नहीं था। लेकिन आपको ये पैगाम कैसे आ गया? आप तो लॉयर मूवमेंट को लीड करने वाले, आप तो वकील, आप पाकिस्तान में वकीलों को कोई कुछ कह नहीं सकता, तो फिर आपको ये गलतफहमी फिर आपको ये पैगाम कैसे आ गया? गलतफहमी है, ये बता दूं, ये गलतफहमी। सारी तहरीक इंसाफ गिरफ्तार हो गई, इलेक्शन वकील लड़ रहे हैं, जो बाहर घूम रहे हैं वो वकील हैं, तो इसका मतलब कुछ नहीं कह सकता नहीं। ये तो देखे ना, ये तो बाद में खड़े हो गए ना सारे ना। यानी मैं जब ये मैसेज देखे, मैसेज क्या फैमिली तक ही देने होते हैं ना। एक बंदा आ गया जी, मैं एडवाइज़र हूँ वज़ीर आज़म का। अच्छा, यादा सिद्दीक़ का घर है का, उसे का ध्यान से रहे ज़रा। अच्छा, वो एडवाइज़र थे भी वज़ीर आज़म के? देखिए वो तो गिने चुने नाम है ना, पब्लिक फेसेस है वो। तो छोड़ देना इन चीज़ों को ना। तो मैं अगर ये अभी बातें नहीं करनी तो कर दें, एडवाइज़र थे भी या नहीं, ये अभी बातें नहीं करनी, मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ आपको। और मैं अब मुझे अब समझ आ गई सारी। अच्छा, मेरे साथ वो सख्त रवैया इस तरह नहीं रख सके जिस तरह इमरान रियाज या बाकी के साथ, कि मैं ये गुजर चुका था इससे 2007 की लॉयर्स मूवमेंट में। 7 8 ये के पर्चे थे, 7 पर्चे थे, 7 8 दहशत गर्दी के। और मैं जेल रहा हूँ, 26 दिन जेल रहा हूँ। 1 दिन रेसकर्स थाने में, 2 दिन कोट लखपत जेल में, और तकरीबन कोई 22 दिन मैं रहा हूँ कसूर जेल में। तो ये 2007 का आपने जिक्र किया, वो लॉयर मूवमेंट आपने चलाई, जुडिशियल पैनल के आप चेयरमैन भी थे। तो फिर उसके बाद आपने एक जगह कहा कि इफ्तिखार चौधरी जो है ये बेवफा आदमी है, धोखेबाज आदमी है। तुम इतनी तहकीक करके आए हो, फिर सारा कुछ आज पूछ लेना। जिंदगी के पर्दे तो उठा रहे हैं सारे। इलेक्शन लड़ के तुसी MNA बन गए, वजीर कानून ला के तुसी किथे मेरा फोन जुगना करना है। लेकिन अच्छा किया तुमने, अच्छा किया तुमने। तो फिर वो उनके लिए तहरीक चला रहे थे, मैं उसकी वजह और बाद में कहा बेवकूफ और बेवफा आदमी है। मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या हुआ। मैं जो कि जेल गुजार के आया था, और जेल से बाहर ही पता क्यों आया था, उस वक्त भी इलेक्शन की वजह से आया था। इलेक्शन अनाउंस हुए, हमने बाइकआउट का कह दिया, जस्टिस वजूद्दीन के इलेक्शन लड़ना है। मुझे कहा कागजात नामजदगी जमा कराओ, मैंने कागजात नामजदगी, फिर मुझे कहा कि स्क्रूटनी के लिए बाहर आओ। जब स्क्रूटनी के लिए मैंने लिखा, फिर डिटेंशन ऑर्डर विड्रॉ करना पड़ गया मेरा, वरना मुझे ये छोड़ने का इरादा नहीं था। और मैं तो जाके जेल में किताबें लिखनी शुरू कर दी थी। आप छुट्टियों में चले गए थे? मैं अगर देखी जाएगी, जो वक्त गुजरना देखी जाएगी, अंदर ही वक्त गुजरना है। तो मैं उस वक्त भी इलेक्शन की, और आज अब भी मैं पिछले दिनों मुझसे को पूछता था तो मैं कहता जब इलेक्शन का माहौल बनेगा तब आऊँगा पाकिस्तान। ये पब्लिकली का, सबको मुसीबत पड़ी रही। और सिद्दीक बाहर बैठा हो, मैं तुम्हारी मैं भैंस चुरा के ले गया, या तुम्हारी साइकिलें चुरा रही है मैंने, जिनको मुसीबत पड़ी होती थी इन तमाम सियासी लीडरों को, अगर सिद्दीक बाहर को बैठा हुआ है, मैं क्या आऊँगा मैं। और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया। फिर वो हालात सेटल हो गए नॉमिनेशन पे। सेटल हुडल नहीं होते, याद रखिएगा। हम जैसे लोगों के हालात सेटल हुडल कोई नहीं होने होते। अगर सेटल होने फिर जुबानें बंद करनी है। मुझे किसी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा मैंने माँ का दूध नहीं पिया अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। अच्छा, कहा गया आपको? जी बिल्कुल, मैंने कहा मैं नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, माँ का दूध नहीं पिया मैंने। मुझे कहा यार चुप रहने के लिए तरीके होते हैं ना। मैंने कहा नहीं सर, देखो मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है, मैं पब्लिक इंटरेस्ट प्रो बोनो करता हूँ, सियासी जमात अपनी जगह, मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है। मैं जहाँ, और ये बात बड़ी वाजी है, दीन पे न मुल्क पे, दोनों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और फिर अभी भी देखे मैं कब आया हूँ, जब मैंने नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने,
और मुझे फिर भी नहीं आने दिया। मेरे प्रपोजल सेकेंडर के साथ किया गया, वो अपनी जगह एक कहानी है, लंबी कहानी है वो सारी। इफ्तिखार चौधरी को आपने क्यों बेवफा कहा? ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। देखिए, लॉयर्स मूवमेंट आज याद रख लीजिएगा, ये मेरे तारीखी लफ्ज़ हैं। 2 वजह थी लॉयर्स मूवमेंट चलाने की। एक, जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाना था। जनरल परवेज मुशर्रफ ताकत, एक मर्द का बच्चा था वो। मैं गलती पे था उस वक्त, ये भी बता दूं। अच्छा, गलती पे थे? यस। वो ये क्या ड्रामा डाला हुआ है अपना जी, डिक्टेटर ये अपनी जगह। जैसे मुल्क में अब क्या हो रहा है, डिक्टेटर से ज्यादा बुरा दौर है इस वक्त, ये ज्यादा बुरा दौर है। मुशर्रफ के दौर में इतना कुछ नहीं हुआ जो अब हो रहा है। तो ये कौन सा दौर है? ये तो इस तरह तो फिर मार्शल को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं यही तो बता रहा हूं आपके सामने। क्या मार्शल यार, यानी ये जो कुछ हो रहा है, यानी जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में वो नहीं हुआ, मार्शल के दौर में जो अब हो रहा है। तो फिर आप क्या कहोगे? तो आप समझते हैं कि लॉयर मूवमेंट में आप गलती पे थे? उसकी मैं वजह बता देता हूँ आपको। दो वजह थी। एक थी जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाना, और दूसरा जजेस पैक करना, अपनी मर्जी के जजेस लाना। ओके। जनरल परवेज मुशर्रफ को फायदा क्या हुआ इसका? वो तो मर गया बेचारा इस सारे प्रोसेस के अंदर। 105 जज निकाले, 105 जज निकाले, और 105 जज जो लगाए वो नतीजा मुल्क भुगता रहा है, भुगत रहा है और भुगतेगा अभी भी। ये मैं बता दूं आपको। इफ्तिखार चौधरी हमें समझ आ गई ना क्या है, यानी दूसरे लॉर्ड मोड में मैं साथ नहीं था उनके। मैंने 16.5 लाख मैसेज, एक मैसेज, अब तो सॉफ्टवेयर आ गया ना, कोई सॉफ्टवेयर, एक मैसेज भेजा करता था मैं। मैंने 2 साल कोट उतार दिया था, ये ब्राउन कोट पहना होता था। अच्छा। बच्चे स्कूल से उठा लिए थे मैंने, मेरे बच्चों को अगवा करने, यानी मैं ये भुगत चुका हूं। फिर उसके बाद एक दौर में जब अल्ताफ हुसैन में पाबंदी लगाई, मेरे इसी दफ्तर में पेट्रोल पंपों से हमला, या छोटी सी जगह से बंदे निकल के अंदर आ जाना, और ये सारा कुछ अगर आप देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर मैं कहानी अपनी, मेरी तो इतनी बड़ी किताबें लिखना शुरू कर, बहुत सी चीजें उसमें तो। अच्छा, वो किताब का आपने जिक्र भी कर दिया, मुझे एक वाकया याद आ गया कि जेल में 26 दिन जेल में थे आप, और वहाँ एक दफा आपकी मिसेज मिलने आई तो उन्होंने मिलने नहीं दिया। तो कहा इनकी शक्लें याद रख लो और ये लोग मिलेंगे। अच्छा, ये लोग मिले या नहीं बाद में? क्या किया उनके साथ? ये बड़ी जबरदस्त बात आपने कि देखो, ये फर्क बड़ा पड़ता है अगर फैमिली आपकी सपोर्टिव हो ना। अब मैं टूट नहीं रहा था, तो लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार हुसैन चौधरी। मेरा भाई किस तरह से अप्रोच किया उस तक, उन्होंने बुला लिया। उन्होंने कहा अजहर सिद्दीक से लिखा के दे दो। उन्होंने कहा वो नहीं लिखेगा। मैं तजर्बा किया हुआ था, मुझे समझ रहा है तरीक़ाकार क्या है। सही। वालदा से लिखवा दो। उन्होंने कहा वालदा भी लिख, मेरी वालदा मेरे से 10 साल आगे थी। जो सवाल ही पैदा अजहर सिद्दीक अदर रहेगा, कोई नहीं लिख के देना। तो उनका वजह क्या? कहता ना बिकता है, ना झुकता है, ना गिरता है। इतनी बड़ी फाइल थी मेरी को दिखाने लगे उसको, कहते इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। ये लिख के देगा तो बाहर आएगा, वरना नहीं आना। मुझे बताया तो मैं अग्रेसिव नहीं हुआ इस पर। उन्होंने मेरी वालदा को, पता था अटैचमेंट मेरी वालदा के साथ, उन्होंने वालदा साहब गिर गई थी तो चोट थी टांग के ऊपर, इनको बुला लो। वो कसूर मुझे मिलने के लिए आई कि VIP मुलाकात कराएंगे। 2 घंटे जलील किया उन्हें बाहर बैठा। मेरी बेगम ने ज़्यादा शोर डाला, मेरे बच्चे साथ गए हुए थे। माशाल्लाह मेरी अब एक बेटी इस वक्त लॉ कर रही है। जब उन बच्चों का पूछा क्या कर रहे हैं, एक लॉ कर रही है, एक कंप्यूटर साइंसेस के अंदर है। तो वो ये दोनों छोटी बेटियां मुझे याद है, ये साथ ये उसके साथ आई। तो उन्होंने ना बजाय डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में, उन्होंने जालियों के साथ खड़ा कर दिया। अब वो मेरी जो पीछे आगे सारे ये ख़ास लोग, नामालूम लोग कहते ना, ये पीछे खड़े हो गए आके। और मेरी बेटी जो है ना, ये इस तरह जाली लगी है तो उस जाली पर पाँव रख के ऐसे चढ़ रही है। मेरी आंखों में आंसू, जैसे अभी आप आंसू देख रहे थे ना, मैं पसीज गया। मैं कहा यार अगर कुछ दहशत कर दे, उधर बच्चे जेल इस तरह फिरते पे ना यार। तो मेरी आंखों में आंसू देखकर साइमा कहती है, मेरी मिसेज, अजहर ये है वो लोग जिन्होंने तेरी माँ को जलील किया, ये इन्होंने यहाँ तक आने नहीं दिया, शक्लें पहचान लो इनकी। और मैं जो गिर रहा था ना, मैं एकदम उठाऊँ, ऐसे हिम्मत की है मैंने, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम सब लोगों को जो तुमने मेरी माँ के साथ। पीछे देखा था ही कोई नहीं। दौड़ लगा। मुझे लगता है ये इमरान खान ने ये चीज़ आपसे सीखी है। आपने जेल में खड़े होकर उन्हें कहा कि मैंने सबकी शक्लें देख ली हैं, छोड़ूंगा नहीं। अभी रिपोर्ट हुआ कि वो इलेक्शन कमीशन फर्द जुर्म आयद करने के लिए गए, तो इमरान खान भी वहाँ ये कहते हैं आर्टिकल 6 लगाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तो देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह है, और उसकी एक वजह सुन लो। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, और जो बाहर है वो कब्र नहीं।
और अपने दिल में जो बात है वो कह देनी चाहिए, कह देनी चाहिए। तो ये दिल की बात से फिर जरा चलते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई करवाने वाले आप, आसिफ अली जरदारी पर तौहीन अदालत का वो मुकदमा पिटीशन लेके जाने वाले यार, आप, बड़ी तैयारी के साथ ठीक आए है। तो फिर अब तब वो कहा लोगों ने कि ये PMLN के सपोर्ट करते हैं, उनकी हुकूमत आई तो आपने कोई केस छोड़ा ही नहीं उन पे, ठीक है। और वो अपनी प्राइवेट मीटिंग में कहते हैं एक इमरान खान ना होवे तो एक कदर सिद्दीक ना होवे सानू और मसला कोई नहीं। अच्छा, ये इल्जाम रहा मेरे पे। मैं सच बताऊंगा, बड़ी जबरदस्त बात छेड़ी है। एक इल्जाम पे दौर में आया पीपल्स पार्टी के साथ है, एक दौर में आया ये मुस्लिम लीग नून के साथ है, एक दौर में आया मुस्लिम लीग काफ के साथ है, एक दौर में आया कि ये पाकिस्तान तहरीक के साथ। अब मैं पाकिस्तान तहरीक के साथ अब हूँ मैं। 2018 से 2022 के दरमियान में उनके साथ थे, उन्हीं के साथ सपोर्ट करते थे। बिल्कुल मैं सपोर्ट करता उस तरफ आने से पहले मैंने उसको डिस्कस करना है, लेकिन पहले ये बता दें कि PMLN ने कभी कोई ऑफर नहीं की कि ऑफर से नहीं आए हुकूमत में हिस्सा लेने या हमारे पिछले दिनों अता तारण ने पब्लिक ओपन प्रोग्राम में कहा मैंने सिद्दीक की बात के लिए ज्वाइन करें। मुझे लॉयल गवर्नमेंट में जब था तो मुझे उस वक्त सेनेटर्स की ऑफर थी तीनों सियासी जमातों से मुझे, लेकिन मैं सियासत करना नहीं चाहता था। ये सच बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं इंटरेस्टेड ऑफर भी कभी आई? हाँ, बहुत दफा। कितनी? मुझे एडवोकेट जनरल पंजाब के लिए एक दौर पे मुझे अटॉर्नी जनरल के लिए नाम फाइनल हो गया। अच्छा, मेरा नहीं, ये तो ये 2013 वाली गवर्नमेंट की बात है। ये 2013 वाली गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल पंजाब के लिए। उसके बाद फिर अभी पिछले दिनों फिर एक दफ़ा फिर अटॉर्नी जनरल जनाब इमरान खान साहब के दौर में अटॉर्नी जनरल के लिए जब अनवर मंसूर साहब मुझे, अच्छा ये मुझे नहीं पता था इस बातों का, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था इन चीज़ों में, कि जैसे ही अनवर मंसूर ने इस्तीफ़ा दिया मुझे फारूक नसीम ने बताया, सबका वज़ीर कानून ने, कि जब अनवर मंसूर से इस्तीफ़ा दिया तो उस वक्त तुम्हारा नाम हमने फाइनल कर लिया अटॉर्नी जनरल के लिए। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट के सामने ये बात का इकरार किया। तो वो देखिए, ये तो ऑफरें तो आती रहती है ना, यानी आज मैं चाहूँ तो मुझे क्या देर लगती है, जब ज़बान बंद करनी है ना। पर एक बात कायल हो गया था कि रिस्क रब ने देना है, इससे ज़िल्लत रब क्या। सबसे महंगा केस कितने का लड़ा है आज तक? करोड़ों में है यार, ये ना पूछना कि 5 करोड़ 15 करोड़, ये नहीं बताना। ब्रैकेट बता दें, चले ब्रैकेट भी नहीं बताया, ब्रैकेट बता दें, ब्रैकेट भी नहीं बताया। मैं क्लाइंट नहीं पूछूंगा आपका, ले छोड़ दे रहा। वो टैक्स वाले पीछे लगा देते हैं आई होप सब टैक्स देते होंगे। टैक्स अल्लाह ताला का शुक्र है। मेरा ख्याल है अगर टॉप 50 लॉयर्स या 60 लॉयर्स की रेंज बनाएंगे तो उस पर मेरा नाम आता है। 15-20 करोड़ या इससे ऊपर? नहीं, टैक्स जितना भी मैं देता हूँ। नहीं, मैं उसके एक केस की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो छोड़, फिर वही बात पूछ रहे हो तो मैं, आप मुझे बता दें, ये छोड़ दे, इतनी बड़ी रकम नहीं यार। मैं इतनी बड़ी रकम अगर लेना तो ये ज्यादती है, ये क्लाइंट के साथ जाती है। 15-20 करोड़ ये ज्यादती है, लोग लेते होंगे, मैं ये नहीं कहता लेते हैं पाकिस्तान में। हाँ, लेकिन करोड़ रुपए फीस मैं लेता हूँ। मेरा देखो 80% तो काम मुफ्त है यार, 80% काम मुफ्त, मैं किसी से पैसे नहीं लेता। ये दफ्तर सारा मेरा सिस्टम पब्लिक इंटरेस्ट पे चलता है, मैं उसी से, मेरे अपनी फीसों से आता है, मैं किसी से पैसे नहीं लेता। अच्छा, ये वैसे होता है कि अगर वकील फीस ले रहा है और कहीं केस हार जाए तो कभी क्लाइंट ये कहता है कि अब आप केस तो हार गए हैं तो इस पे काम करें या वापस करें? वो हमारे यहाँ कई वकील ऐसे काम करते हैं, लेकिन मैंने कभी आज तक डन बेस करना कहते हैं कि जनाब मैं केस जीत कर दूंगा। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं। मैं तो साफ कहता हूँ भाई, ये मेरी मेहनत है ना, मेरी तरफ से कमिटमेंट है। अगर मैं कमिटमेंट कर दूँ तो हराम रिस्क हो गया, हलाल रिस्क नहीं रहेगा आपका। अब इस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि जो तहरीक इंसाफ से आपकी मोहब्बत है और 2018 की गवर्नमेंट हम देखना शुरू करें, जो PDM के देर हुआ टाइम में उसको इसको छोड़ दें, तो जो कुछ हुआ, मईशत का जो हाल हुआ, जो गवर्नमेंट जैसे चलाई गई, तो वो भी कुछ सुनहरी दौर तो नहीं था 18 से 22 का। कई मसाइल, ना देखिए, 190 मिलियन पाउंड। देखिए मैंने बात सियासी नहीं करनी, मैंने आपको याद रखिएगा, मैं कुछ जो कि मेरा तजर्बा है, मैं उस तजर्बे को सामने रख के बात बताऊंगा आपको। देखिए मुझे ये फ़र्क है, मैं आज आपके सामने, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अच्छी तरह बता नहीं सके। इमरान खान ने हुकूमत का स्टाइल ही बड़ा मुख्तलिफ रखा। मैं पेट्रोल की कीमतें चैलेंज की थी कि डार के दौर में 70% तक सेल टैक्स चला गया था। इमरान खान ने आते ही वो सेल्स टैक्स 17% पे लेके आया। बड़ा काम था ये छोटा काम नहीं था, ये मेरी पटिशन का नतीजा था। फिर मैं चाहता था कि लोकल जो रोज़ों में, रमज़ान में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें रेगुलेट हो, तो मेरा साथ दिया पूरा इस गवर्नमेंट ने। मैंने
उस्मान बुज़दार के खिलाफ लिकर के केस में, इंश्योरेंस के केस में नैब में रेफरेंस में दरखास्त दे दी मैंने, ये रिकॉर्ड में है। तो ये जो उस्मान बुज़दार वाला था, ये तो इमरान खान की गलती थी ना फिर, उस्मान बुज़दार को लगाना? कोई गलती नहीं थी, लोगों को समझ नहीं इस बात की आएगी, लेकिन मैं एक चीज उस्मान बुज़दार कोई गलती नहीं थी, बेहतर वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ से, बिल्कुल बेहतर वज़ीर। परवेज़ इलाही से। देखिए मैं बताऊं, परवेज़ इलाही का अपना एक स्टाइल है, लेकिन वो वज़ीर आला बुरा नहीं था। अगर परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ के सदर ना होते तो उस्मान बुज़दार बेहतर थे? बिल्कुल उस्मान बुज़दार बेहतर था, परवेज़ इलाही से भी। ओह मैं फिर बता दूं, मैं ये बात नहीं कर रहा कि उससे बेहतर या उससे बेहतर था। इमरान खान की ये चॉइस बुरी नहीं थी, लोगों का अपना एक नुक्ता नजर। इमरान खान की हुकूमत गई इस वजह से। नहीं, मैं ये इत्तेफाक नहीं करता इसमें यार, मैं चैलेंज करता हूँ आपको बात। इससे पहले था मुझे एक प्रोग्राम कर लीजिएगा, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात पे, उसकी वजह से तो मैं कुछ हकाइक बैठ देखे ना। वो आप वकील भी है ना फराग होगी के, लेकिन जितने उन पे इल्जाम है पंजाब के अंदर, मुझे ये ट्रांसफर, पोस्टिंग, डीसी, मैं एक सवाल डीपीओ, करूं, सब कुछ उन पे थे। 2 साल हो गए हैं, फराह शहजादी बेचारी भुगतती फिर रही है, कितने केस हो गए उसके ऊपर? 2 साल नैब पीछे पड़ा रहा है, एंटी करप्शन पीछे पड़ा रहा है, FIA पीछे पड़ा रहा, क्या कर लिया जी? सिर्फ बातें ही है ना, फ्रॉड फ्रेम। जो उस्मान बुज़दार, देखिए उस्मान बुज़दार बेसिकली शरीफ आदमी था। जिस तरह ये नवाज शरीफ और इन लोगों ने लूटा है ना, शहबाज शरीफ, उन्होंने उस तरह नहीं किया। काम उसने बहुत किया, अस्पताल, देखिए लंगर खाना, सेहत कार्ड, मुसाफिर खाना, क्या काम नहीं किए वो? ये सोच की बात है ना। इमरान खान ने तो देखिए अपनी तरफ से एक ऐसा बंदा चूज, उसने बताया सेहत कार्ड तो चले, एक सवाल है, अच्छा स्टेप था सेहत कार्ड वाला, लेकिन उस पे भी वो पीएमएल ने इतराज कर दिया, हम पहले कार्ड दे रहे थे। वो छोड़ दे, लंगर खानों से या मुसाफिर खानों से कौमें खड़ी तो नहीं होती ना। यही एक फर्क है, याद रखिएगा। पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। इमरान खान ये वेलफेयर स्टेट लेके आ रहा था, इससे कोई नुकसान कर रहा था आपके कारोबारी स्टाइल को? नहीं यार, ये समझ की बात है। खैरुन्नास मैं यनफउ नास, ये आम आदमी जो गरीब, जिसका खाने पीने कुछ नहीं, उसके लिए इंतजाम कर रहा था। उससे तरक्की का कोई हिस्सा है, मैं फिर बताता चलो, उससे तरक्की का ताल्लुक किसी और सेंस में नहीं है। ये उसका नुक्ता नज़र सिर्फ ये था कि जो माशरे का ये पिसा हुआ तबका, इसको ये मोहताज ना रहे। बाकी काम कोरोना में देखिए इकॉनमी क्या बूस्ट किया इमरान खान ने। इस मुल्क में ब्रेन ड्रेन जॉब हो रहा है। मैं रह के आया हूँ ना इंग्लिस्तान, आप अंदाज़ा लगाएं, उस वक्त ब्रेन ड्रेन नहीं था। और अभी हाल देखिए आप सिर्फ इन पर ना जाएं, आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कितनी ज़बरदस्त चल रही थी, कार इंडस्ट्री, आपके टेक्सटाइल कहाँ से कहाँ ले गया। उसके बाद तो तबाही सत्य माना करें सच। फिर क्यों गए? फिर ऐसा क्या हुआ कि अप्रैल 2022? अच्छा ये सुन लिया, ये तो बताया ना। फिर देखिए मैं बताऊं, आपको याद है कि अगस्त 2018 इमरान खान की गवर्नमेंट आई, RTS बिठाया गया इमरान को हराने के लिए। लोग कहते हैं कि हुकूमत बनाने के लिए, नो सवाल ही पैदा नहीं होता। 26 सीटें अगर इसको बनाना ही था तो फिर जनरल बाजवा ने वो ख्वाजा आसिफ को सीट क्यों जिताई? ख्वाजा आसिफ खुद कहता है। फिर ख्वाजा आसिफ भी वो आदमी है जो कहता है कि अप्रैल 2019 में राब्ता हो गया था। तो अगर तो वाकई ये चाहिए था, इमरान खान लाडला था हमारी एस्टैब्लिशमेंट का, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट अप्रैल में राब्ता क्यों कर लिया उन्होंने? और उसको कुछ चीज़ों का मैं भी गवाह हूँ। अच्छा, आप समझते हैं कि 2018 के इलेक्शन के नतीजे में इमरान खान बगैर किसी मदद के हुकूमत में आए? ओह, मैं कहता हूँ कि उसको कटेल किया गया। मैं उलट बात कर रहा हूँ। आपको रिलीफ मिल तो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी मिल रहा है। मैं फिर बता रहा, चलो देखिए, मैं फिर हमें एहसान नहीं हो रहा। साइफर केस खत्म किया उसका, देखिए जमानत दी उस केस में, रद्दी की ट्रायल को रोक दिया। कितना अरसा हो गया? 5 अगस्त से गिरफ्तार है, आज तक जेल से बाहर आ गए हैं। रिलीज तो तब मिलना ना जब जेल से बाहर आ जाए। जेल से बाहर आने कह दिया आपने, मुझे सबसे पहले कहा 15 जनवरी की डेट दी, मैंने कहा आपको 16 जनवरी को मिलूंगा, लेकिन आज मुझे फिर 5 जनवरी को यहाँ आना पड़ा क्योंकि आपने उसके बाद कहना शुरू कर दिया 15 जनवरी को आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं आप? देखिए बड़ी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको। इमरान खान साहब की तोशाखाना में ज़मानत हो गई, साइफर में ज़मानत हो गई। अब ये 190 मिलियन पाउंड और ये अलकादर फ्रॉड और फ्रेब पे मबनी हुए केस, आज वही नैब है जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती थी, आज नवाज शरीफ के चेयरमैन नैब बदल दो, प्रोसिक्यूटर। इमरान खान ने चेयरमैन नैब नहीं बदला, ना प्रोसिक्यूटर जनरल ना बदला। इन्होंने आगे आने से पहले डीले देखे, आप चेयरमैन नैब बदल दो, प्रोसिक्यूटर जनरल बदल दो, नैब का प्रोसिक्यूटर वो पेश ना हो, वो जाके हाँ में हाँ मिलाए, फ़ायदा दे दे, एडवांटेज ले ले। अब इन सब चीज़ों को अगर मिलाकर आप देखें, 190 मिलियन पाउंड का केस है, पैसा सारा आया वापस मिल गया, बात खत्म। इसमें क्या करप्शन है? अभी अलकादर यूनिवर्सिटी जो है वो ट्रस्ट पे बनी है, ट्रस्ट पे चल रही है, 1 रुपये का इमरान को फायदा नहीं किया। तोशाखाना 1947 से अब तक मैंने डाटा सारा निकलवाया है, 1990 से अब तक का क्या केस कर सर इमरान खान ही है। इमरान खान को पहले तोशाखाना में अपना इलेक्शन कमीशन वाले मसले में, फिर उसके इस्तगासे में, अब नैब
यानी कुछ नहीं रह गया। वो भाई केस लाना है तो केस ऐसा 15 लेके जनवरी को बाहर कैसे आएंगे? अब ये इन तीनों में जमानत हो गई इंशाल्लाह जी। और केसेस भी हैं। और केस क्या रह गए हैं? वो 9 मई में तो इमरान खान है ही नहीं ना, उस पर कोई बराह रास्त केस है। शाह महमूद कुरैशी को पकड़ा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी भी 15 जनवरी से पहले पहले आपको बाहर नजर आएगा। वो उस पर जितना भी मुझे है, लगता है आपकी कहीं बातचीत हो गई है। नहीं बातचीत कहीं नहीं होनी है, छोड़ें बातचीत। अब देखिए मैं बताऊं, किसी हद तक जो है ना, किसी मुल्क के हवाले से किसी से अगर बातचीत हो तो हर्ज कोई नहीं है, लेकिन ये इसका कहना, मतलब बात कहीं से पैगाम आया कि 15 तक हमने देखिए रिलीज कर देखिए देंगे। मैंने कैलकुलेटेड किया है अपने जो ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए। अब किसी से पैगाम आना या ना आना ये इशू नहीं है, हमें इनसे निकलना होगा। आपने पहले भी कैसा दावा किया था कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, वो आ गए और फिर मैंने क्या कहा था? आपने माफी भी मांगी। हाँ, अब आपको याद होगा उसको मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि 21 अक्टूबर को डील के बगैर नहीं आएंगे। वो डील से आए, अब तो कोई डाउट नहीं, अब तो हर कोई कह रहा है ना। तो 15 जनवरी को अगर बाहर आए तो वो डील होगी। नो डील, दिस नो डील। इमरान खान ने एक वक्त ऐसा देखे, चले 10 दिन रह गए हैं। इमरान खान ने जितना 11वें दिन हम मिलेंगे। इंशाल्लाह इमरान खान ने जो मुश्किल का वक्त है गुजार लिया है ना, वो सामने है। इसके बाद इमरान खान, देखिए उसकी लॉजिक समझाऊं मैं आपको जरा। लॉजिक देखिए, कैलकुलेटेड मेरी बात को समझिएगा। 10 तक अपीलों का फैसला होना है, कैंडिडेचर फाइनल होनी है। 13 तक जो है ना पार्टी टिकट अलॉट होना। इलेक्शन सारा शुरू हो चुका होगा, इलेक्शन सारा शुरू होगा, तो इलेक्शन जो है ना फिर पार्टी लीडर के बगैर नहीं आना। अदालतें भी कहेंगी कि पार्टी लीडर को अंदर क्यों रखने की इजाज़त नहीं दे सकते हम इस हालात में। ये मैं तारीखी बात बता रहा हूँ। नहीं तो वो इलेक्शन हुआ 2018 का हुआ, पार्टी लीडर के बगैर हुआ, नहीं, मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बगैर हुआ। नहीं वो फ़र्क आ गया ना। मैं फ़र्क बताता चलूँगा आपको। दो उनमें सज़ाएँ हुई थी। इमरान खान की सज़ा वाला सज़ा सस्पेंड हो चुकी है। ज़रा फ़र्क देखिएगा दोनों में। यानी इमरान तो अब अगर अंदर किस में रखना है आपने, मफरूज़ों में रखना है, या तो सज़ाएँ हो ना। सज़ाओं वाले में तो इमरान खान सबको ज़मानत मिल गई हुई है, सस्पेंड हो गई हुई है। वैसे 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हो रहा है, अभी आज सेनेट से वो करारदाद मंजूर हुई है। देखिए उसे एक करारदाद शो कर रही है कि वीकनेस है, इसको लटकाया जाना है। अब जस्टिस काजी फाजी साहब का इम्तहान है, जिन्होंने कहा था पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी। वैसे मेरे पास जो अंदाजे है ना, जो नज़र आ रहा है, जो आसपास करके, वो मई में इलेक्शन ले जाना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये हमारी चीफ जस्टिस साहब कैसे रोकेंगे इसको, कैसे आगे लेकर आएंगे, और 8 फरवरी तक इलेक्शन पाबंद कराएंगे। ये सारा आपको 15 वैसे लगता है कि इलेक्शन के लिए आप भी सीरियस नहीं है। NA 122 से इमरान खान के पेपर जमा करवाए और वो तजवीज़ कुरिंदा ताइज़ कुरिंदा NA 120 के ले गए। आज आपको पता है मैंने बहस की है, फिर उस केस में आज पेश होने के लिए गए बहस थे, की है लेकिन वहाँ। आपने कोर्ट में कहा हमसे गलती होगी हम ले आते हैं, तो ये कैसी गलती थी? ये फ़र्क नहीं है। देखिए वजह क्या है, 30 नवंबर को हल्का बंदियाँ फ्रीज़ हो गई थी। ठीक है जी, 30 नवंबर को हल्का बंदियाँ फ्रीज़ हुई, और उसके बाद क्या हुआ? 30 नवंबर के बाद 15 दिसंबर को इन्होंने तब्दील कर दिया। वो कर नहीं सकते थे, और वो हाईकोर्ट आपके सामने देखिएगा, हाईकोर्ट नहीं मानेंगी इस बात को। तो आपको लगता है कि वो पेपर एक्सेप्ट हो जाएंगे? वो सिर्फ और डिसक्वालिफिकेशन वाला जो मामला है, जो नाअहली वाला मामला है, उस पर लंबी बहस होगी। बाकी ये जो है ना प्रपोजल और स्कैंडल वाला, ये केस है ही कोई नहीं। और जो भी एक नाअहली का केस चल रहा है 62(1)(f) और 63 का, तो आप समझते हैं ये डील का नतीजा है भाई। वो खुद कहते हैं, मैं नहीं कहता, ये नवाशी वगैरह खुद वो कहते हैं। और उन्होंने देखे सादा अक्सरियत से कानून भी बना छोड़ा, सादा अक्सरियत भी नहीं थी। तो इसे जो मर्जी कह दें आप, नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली भी ख़त्म हो जाए, वजीर अगर हुकूमत मिल मिला के फ्रॉड से अगर आएगी, तो नवाज शरीफ फिर भी वजीर आज़म नहीं है। याद रख लीजिएगा, नोट कर लें ये बात। आप फिर कोई पिटीशन तैयार तो नहीं कर रहे हैं अभी? करके पिटीशन है या नहीं है अभी तो फिलहाल ज़मीनी हक़ाइक़ पे बात हो रही है। पिटीशन फाइल करनी पड़ी तो करेंगे। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नतीजे में अगर तहरीक इंसाफ को ये स्पेस मिलती है कि कहीं जोड़ तोड़ करके नंबर 1 पे होगी, नंबर 1 पे अगर जोड़ तोड़ करके हुकूमत बनती है, तो अगर तरीके उसका हिस्सा होंगे। देखिए मैं बताऊं, जोड़ तोड़, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत बनाएगी उसका हिस्सा होंगे हम। लेकिन मैं किसी PDM का या इसके मैं इंटरेस्टेड ही नहीं है ऐसी हुकूमत। मैंने क्या करना है, मैंने को मफादत की जंग लड़नी है भाई। और अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो क्या वज़ीर कानून होंगे? यार ये देखिए, ये फैसला पार्टी ने करना है। यानी आप किस में इंटरेस्टेड है? मैं किसी वजारत में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं साफ बताऊँ आपको, वजारत एक बोझ है, और वो बोझ उठाना रब तौफीक के बगैर नहीं है। अगर रब तौफीक ना दे तो मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 2018 के इलेक्शन ज़्यादा फ्री एंड फेयर थे 2024 के? 2018 के इलेक्शन ज़्यादा फ्री एंड फेयर थे। 2024 ने तो प्री पोल रिगिंग में रिकॉर्ड की तक कायम कर दी हैं। अभी तो इलेक्शन होना है। अच्छा एक बात और बता दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा है ना, इस दफ़ा जो मेरी शुरू में मुलाकातें हुई, अवामी एजेंडा है। तालीम मुफ्त मिलेगी यहाँ पर, महंगाई ख़त्म होगी,
टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, इंपोर्ट कम होगी, लोकल इंडस्ट्री आगे जाएगी, तालीम का निज़ाम वहाँ ले जाएंगे कि जहाँ आम आदमी की वहम गुमान में नहीं है, और मुल्क में ज़रई इनकलाब की तरफ जाएंगी चीज़ें, मुल्क में डैम बनेंगे, मुल्क में बिजली जो इतनी महंगी मिल रही है उसको सस्ता किया जाएगा, पेट्रोलियम का मैकेनिज़्म एक ऐसा बनाया जाएगा कि आम आदमी जो है ना उसके पेट्रोल में ये बिला वजह ये जो ड्रामेबाजी, जो ज़्यादती हो रही है टैक्सेस की शक्ल में, एक कठिन और मुख्तलिफ फ़ैसले हैं, मुश्किल फ़ैसले हैं। लेकिन ये ना आप एक्सपेक्ट करें कि 6 महीने में, 1 साल के अंदर वो तो इमरान खान ही कहते रहे कि 90 दिन नहीं, में देखिए 90 दिन में तब्दील आपको कर दूंगा। रोड मैप आ जाएगा, रोड मैप आ जाएगा, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन के 90 दिन ही और पाकिस्तान। ये तो अगर आप हुकूमत बनाते हैं तो ये चीज़ हम आपसे तब पूछेंगे और सवाल भी करेंगे। जाते जाते ये बता दें, अगर बल्ले का निशान जो अभी तक फिर वापस ले लिया गया है, अगर बल्ले का निशान नहीं हुआ तो फिर तहरीक इंसाफ आप लोग आज़ाद लड़ रहे होंगे, किसी छोटी पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे, क्योंकि उस सूरत में तो फिर आपकी जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी सारी चली जाएंगी। देखिए एक बात मैं आपके सामने वाज़ेह तौर पर रख दूँ, बल्ले के निशान पर इलेक्शन होगा, बल्ला ही खड़ा होगा, बल्ला ही हिटे मारेगा और बल्ला ही यकीनी और ये आपकी अदालतों नहीं करना है, ये मैं एहसान नहीं करना। जितने यकीन से आप कह रहे हैं ना, ये भी और 15 जनवरी को जमानतों वाला इमरान खान के बाहर होने का, मुझे लगता है कि आपको कहीं से मैसेज अब आ गया है। मैसेज की बात देखिए, एक बात बताएं, मेरी वालदा ने ना रब पे बड़ा यकीन का पुख्ता अमल दिया है, और मैं अपने रब पे बड़ा यकीन रखने वाला आदमी हूँ। मेरा रब जो है ना बेहतरीन फैसले करने वाला है, और रब इंशाल्लाह बेहतरीन फैसले कर चुका है और करेगा। चलें जी, और उसका नतीजा देखिए। भला बैलेट पेपर पे होगा या नहीं ये तो मैं 8 फरवरी 2024 को पता चल जाएगा, लेकिन इमरान खान 15 जनवरी को बाहर आएंगे या नहीं ये हम 16 जनवरी को फिर अदर सिद्दीक साहब से मिलेंगे और उनसे ये सवाल करेंगे। आई होप आपको आज के एपिसोड पसंद आया होगा। एक नए एपिसोड में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।